यहीं से ना शुरू किया जाएगा। व्हाट इज केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, है ना। केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री में क्या सब पढ़ते हैं हम लोग, क्या सब पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। मेटल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में। आप लोग भी कुछ बोलिए। केमिकल केमिस्ट्री को समझते हैं। चलिए, और कुछ मन में आए बोलो। नहीं यार, कुछ भी बोलने का मौका है, अब चुप काहे हो। रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें, केमिस्ट्री में एटम पढ़ते हैं, आया बात मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, और क्या। व्हाट इज केमिस्ट्री। देखो, इसको डिफाइन करो ऐसे, अ स्टडी ऑफ मैटर, है ना, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड chemical changes takes place in the composition of matter. कॉल्ड केमिस्ट्री। डिफिनीशन केमिस्ट्री का आप यही दो, अब इसी में सब आ जाता है, हम बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ते हैं इसमें। मैटर के बारे में, कंपोजिशन ऑफ मैटर मतलब मैटर किस चीज से बना है इस बारे में, एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। तीन बात लिखे इसमें। मैटर के बारे में पढ़ते, मैटर का कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, और केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर किसको कहते हैं, ऑक्युपाई स्पेस, है मैटर उसको कहते हैं विच ऑक्युपाई स्पेस, हैव मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू द एयर। जिस भी सबस्टांस में कोई मास है जो जगह छेकता है और हवा को चलने से रोकता है, मतलब ये मैटर है तो हवा को इतना दूर रोका ना, तो मैटर कहते हैं उसको। अब जब स्टडी ऑफ मैटर करेंगे तो बताओ एयर एक मैटर है या कि नहीं। मैटर का डिफिनेशन भी लिखें, मैटर का डिफिनेशन भी लिख देते हैं। बहुत बेसिक है, मतलब साइंस की शुरुआत। मैटर किसको कहते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस पोजेज मास लिख देना, पोजेज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एयर, है ना, नोन एज मैटर। कुछ भी जो जगह छेकता है जिसमें मास होता है और हवा को रेसिस्ट करता है उसको कहते हैं मैटर। लिखो। अब क्या इसमें मॉलिक्यूलर एटम रिएक्शन आएगा डिफिनेशन में, ये देखना है।
हाँ बोलिए। एक मिनट, अभी शुरू किए, आज ही से शुरू किए। 6 से 8। ये डिफिनीशन, ये आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए डिफिनीशन है कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं। आप लोग जो जिसको डायरेक्ट एटम मॉलिक्यूल कहते रहते हैं, उसी को हम मैटर लिखें, और कंपोजिशन ऑफ मैटर भी में सब आ जाएगा। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे डिफिनीशन को। A study of matter, composition of matter, and chemical changes takes place in the composition of matter, called chemistry. Matter, anything that occupy a space, poses mass, and offer resistance to air. जिसमें जो जगह छेकता हो, जो मास रखता हो, और जो हवा को चलने से रोकता हो, उसको कहते हैं मैटर। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, अब एयर एक मैटर है या नहीं है, ये सवाल है ना। आज सवाल जवाब इसलिए होता है ना कि थोड़ा बच्चा से इंटरेक्शन होता है, कि कुछ बताए, कुछ बोले। एयर मैटर सिचुएशन पे क्यों डिपेंड करेगा? अरे नहीं, एयर मैटर सब जगह है। एटमॉस्फेयर में भी जो एयर है उस मैटर ही है। अब बोलो, एयर एग्जाम्पल लिखना, मैटर का एग्जाम्पल, ये कंफ्यूजिंग रहता है, इसीलिए इसी का एग्जाम्पल हम देते हैं, है ना। कलम कॉपी कुछ और लिख सकते थे मैटर के एग्जाम्पल में, है ना, लेकिन नहीं, एयर ही कंफ्यूजन बन जाता है बच्चे को कि मैटर है कि नहीं, कैसे कहें, डरते हैं कहने से। एयर को खुलेआम मैटर ही बोलना है, ठीक है, क्योंकि इसमें मास होता है। नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन एटम का मॉलिक्यूलर मास तो 32 है ना, O2 का। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है ना 16। बताओ, तब जब मास है तो मैटर है। सिंपल तो है, मास है तो मैटर है। एयर का कंपोजिशन क्या है? देखो, डिफिनीशन के हिसाब से हम डिफिनीशन को प्रूव कर रहे हैं इस एग्जाम्पल से। एयर एक मैटर है, कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ना था केमिस्ट्री में। कंपोजिशन ऑफ एयर, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सभी ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के बारे में सुना होगा, कितना परसेंट है? 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन 0.03%, बाकी सब है ना। तो एयर एक मैटर है, मैटर के कंपोजिशन खुलने के साथ साथ में आपको दिखाई पड़ने लग गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आ गया ना केमिस्ट्री, आ गया ना मॉलिक्यूल्स, बना हुआ एटम से है। तो आप कह रहे थे कि एटम पढ़ते हैं सर, मॉलिक्यूल पढ़ते हैं सर। जैसे ही किसी भी सबस्टांस के कंपोजिशन पे जाते हैं तो कोई ना कोई एटम्स आ जाएगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। वाटर कहते रहते हैं, वाटर तो मैटर है, तो वाटर मैटर है और बना हुआ किस किस से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आ गया ना केमिस्ट्री। कोई भी मैटर है तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो कोई एटम होगा। बिना एटम का कोई मैटर नहीं होगा। समझ रहे?
नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ लिया। अब CO2 के बारे में आप जानते हो कि CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 0.034%। खैर, दैट इज चेंजेज इन कंपोजिशन ऑफ मैटर। यही कंपोजिशन ऑफ मैटर में बदलाव हुआ। अब ये बदलाव क्यों हुआ, क्यों हुआ बदलाव, क्यों CO2 का अमाउंट बढ़ते जा रहा है? 0.004% बढ़ गया, 0.004% बढ़ गया। ठीक है, क्यों बढ़ा? तो जब बातें होती है क्यों बढ़ा, तो देखो कहां से शुरू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर चेंज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज चेंज हुआ। रीजन फॉर चेंज, रीजन फॉर चेंज इन कंपोजिशन, चेंज इन कंपोजिशन। रीजन क्या है चेंज होने के पीछे? तो पहला रीजन बताएं। सुबह उठते दुनिया का आदमी चाय पीता, चाय के लिए अभी भी 30-40% आबादी में कोयला जलाएगा। कोयला जलेगा, क्या प्रोड्यूस होगा? CO2। क्या बहुत इवॉल्व हो गया, या चाय पी के टेम्पू पे बैठ के कहीं जाएगा तो मीथेन जलने लगेगा। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का फार्मूला मीथेन। नेचुरल गैस किसको कहते हैं? मीथेन को। प्लस O2, ये जलेगा, क्या निकलेगा? CO2 प्लस H2O। जैसे ही नाश्ता करने के लिए घर में खाना बनना स्टार्ट होगा, LPG जलेगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्लस O2, CO2 प्लस H2O। समझ रहे हैं? फिर आदमी क्या करता है? चाय पी के खाना खा के अपना गाड़ी स्टार्ट करेगा, C6H14 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। ये है पेट्रोल, हेक्सेन रहता उसमें। डीजल वाला गाड़ी से जाएगा, बस पे बैठ गए, C8H18। नहीं, देखो ना, दिनचर्या में शामिल कर दिए हम बातों को। है ना? क्या बोले? सुबह में उठेगा, चाय पीने के लिए कार्बनिक कोक ही जलाएगा, कोयला जलाएगा, या मीथेन CNG जलाएगा, या LPG जलाएगा। और उसके बाद गाड़ी पे बैठेगा तो चाहे पेट्रोल जला ले, चाहे तो डीजल जला ले। और पुराना वाला टेम्पो पे बैठ जाएगा तो किरासन तेल भी यूज करता है। तो ये हो गया डीजल, है ना? डीजल फार्मूला तुम लोग जानता है? किसका फार्मूला लिखे हैं? ऑक्टेन है ये, 10वां में पढ़ा होगा। हेक्सेन, ऑक्टेन, और फिर किरासन तेल C13H28 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। ये हो गया आपका किरोसिन। कितना सारा कारण लिख दिए CO2 के अमाउंट के बढ़ने का, है ना? और थोड़ा सा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है? पेड़ काट रहे हैं। पेड़ ही तो एक था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता था। कैसे? 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यहां पे लगेगा सनलाइट, और यहां पे लगेगा क्लोरोफिल, है ना?
जैसे कि प्लांट CO2 को अब्जॉर्ब कर सकता था। तो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़े काट दे रहे हैं, तो CO2 यहां से भी जो अब्जॉर्बशन का बात था वो भी खत्म हो गया। प्रोडक्शन के तरीके एक और तरीका, इसलिए CO2 का परसेंटेज बढ़ गया। अब बताओ ये बोर्ड तुमको केमिस्ट्री का लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सिर्फ सवाल है मेरा। कोई घुसते ही बताएगा ना कि लगता है केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। हम डिफिनीशन पे हैं, स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। क्यों केमिकल चेंज हुआ किसी भी मैटर के कंपोजिशन में, क्या पढ़ना पड़ता है, रिएक्शन। आप लोग भी ऐसे ही बताए थे, एटम सर, इसमें मॉलिक्यूल पढ़ते हैं सर, इसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं सर, सारा कुछ आ गया ना। तो केमिस्ट्री का द बेस्ट डिफिनेशन है स्टडी ऑफ मैटर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ। किसी भी सबस्टांस के जो भी कंपोजिशन है उसमें यदि कोई बदलाव आया है तो कोई ना कोई केमिकल लोचा हुआ है। केमिकल लोचा मतलब है केमिकल रिएक्शन से, है ना, कोई ना कोई रिएक्शन हो गया है। ठीक है, आपके बॉडी में कोई बदलाव आता है, यहां भी बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ है ना। डाइजेशन ही नहीं हुआ, लूज मोशन होने लग गया, इसका मतलब है कि बॉडी के एंजाइम्स प्रॉपर वर्क नहीं किए। तो एंजाइम रिएक्शन ही कराता है। फैट डाइजेशन नहीं हुआ, प्रोटीन डाइजेशन नहीं हुआ, लाइक दैट। तो एवरी चेंजेस इन द कंपोजिशन रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ये सब पढ़ना है, मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। लिख दीजिए एग्जाम्पल करके। ये हुआ डिफिनीशन कंप्लीट। हमने आपको रिएक्शन नहीं पढ़ाया, हमने आपको डिफिनीशन सिखाया है। लिखिए। एक एक लाइन छोड़ के लिखूं, नीचे नाम भी लिख लेते। लिख देना। पेट्रोल वाले फार्मूला को हम लोग हेक्सेन बोलते हैं, है ना। एक्चुअली में एक ही कंपाउंड नहीं है, पेट्रोल डीजल ये सब मिक्सचर है, लेकिन मेजर कंपोनेंट यही है ना, मेजर कंपोनेंट यही है। डीजल वाले को ऑक्टेन बोलते हैं और C13 वाले को ट्राइडेकेन बोलते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? छोटा पड़ेगा, देखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये अच्छे विजिबिलिटी और आपके
अच्छे के लिए लिखे, ये ना कि वो दिखाई नहीं दे। एक ठीक कर देते हैं। हाँ जाओ, 2 बेंच पीछे जाओ, दिक्कत हो रहा है तो। ट्राई टेकन, एलपीजी वाला फॉर्मूला कौन सा है? ब्यूटेन। ये शायद आप जानते हो इसलिए न लिखे इसे। सीएनजी, मीथेन। सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, बैलेंस नहीं किया हुआ है। तो हम केमिकल रिएक्शन अभी आपको बता ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि क्यों बढ़ गया CO2। तो CO2 के बढ़ने के अनेक कारण में से कुछ कारण तो सामने दिखाई दे रहा है, और ये छूटने वाला भी ना है। तो बढ़ने का कारण केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। कर देते, उधर लिख दिए नहीं? थोड़ा सा वेट कर लो, एक आध दिन इस सब में लगेगा, एडजस्टमेंट में हो जाएगा। हो गया होगा। अभी डिफॉरेस्टेशन, फोटोसिंथेसिस वाला इक्वेशन, पिछले बार एक बच्चा पूछा सर डिफॉरेस्टेशन, तो हम लोग फॉरेस्ट कहाँ काटते रहते हैं? जंगल थोड़े ना काटते हैं सर, लेकिन सुनते आ रहे डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन। जंगल काट के घर थोड़े बनाए, खेत में बनाए घर। एक्चुअली में ये वर्ड बड़ा है। जब आप खेत में ही घर बना रहे होते हैं तो डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ। उस खेत में घास नहीं होता, घास CO2 एब्जॉर्ब नहीं करता, क्या छोटा छोटा पौधा नहीं होता। लेकिन जितना दूर में आप घर बना दिए, आप मोजेक और टाइल्स लगा दिए, अब इसमें तो कभी ना ना होगा, होगा घास होगा। तो CO2 फिक्स करे पाएगा क्या? तो सब कुछ को डिफॉरेस्टेशन में ही ले आएंगे। ये अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, सब कुछ CO2 के फिक्सेशन को कम करता है, लिखा है। तो इतने कारणों से CO2 का अमाउंट बढ़ा है। डिफिनीशन समझ में आया केमिस्ट्री का? कोई दिक्कत? अब केमिस्ट्री बनाया कौन, मतलब हु इज फादर ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री?
फादर ऑफ केमिस्ट्री, फाउंडर ही बोलते हैं और कहीं कहीं पे फादर का भी इस्तेमाल है। लाबोजियर नाम सुना था, एंटनी भान लेबोजियर, है ना, एंटनी भान लेबोजियर। लेबोजियर साहब हैं केमिस्ट्री के फादर। बोला ऐसा क्या कर दिए ये केमिस्ट्री में जो इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कह दिया गया। पता है तुम लोग को लेबोजियर साहब को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया है या फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया? ये भाई साहब एक्चुअली में खोज रहे थे कि हवा में कुछ है, जैसे ये वातावरण है और आप ढूंढना चाह रहे हो कि इसमें कुछ है। लेबोजियर साहब पहली बार ऐसा सोच रहे थे। ये अपने लैब में एक इस तरह का फ्लास्क लिए हुए थे, इसको स्वान नेक फ्लास्क कहते हैं। ऐसे बड़ा वाला गर्दन वाला ऐसा है। इसमें मरकरी लिए हुए थे। क्या लिए हुए थे? मरकरी। मरकरी मेटल है ना जी, मरकरी लिए हुए थे और इसको बंसन बर्नर कहा जाता है। मतलब आप सोचो कि स्टोव पे चढ़ाए हुए थे, ठीक है। मरकरी है इसके अंदर और इस फ्लास्क को स्वान नेक फ्लास्क कहा जाता है। स्वान नेक फ्लास्क, लंबा गर्दन वाला, है ना। अब ये भाई साहब एचजी लेकर के यानी मरकरी को लेकर के एयर में गर्म कर रहे थे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन कुछ नहीं हुआ था। अब पेशेंसफुली फिर भी गर्म कर ही रहे थे। 13वें दिन यानी 13 दिन गुजरा है, समझे। तब इसमें कुछ ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हुआ। मरकरी पर ब्लैक कलर कुछ बनने लगा, मतलब काला पड़ने लगा। ये मरकरी, मरकरी जो चमकता है थर्मामीटर में देखता होगा, और वो इतना सारा शाइनी अपीयरेंस है मेटल का वो, और वो शाइनी अपीयरेंस ब्लैक होना शुरू हो गया। बोले ऐसे कैसे, ये ब्लैक क्यों हो रहा है? मतलब Hg एयर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और एग्जैक्टली ये बना रहा था HgO, मरकरी ऑक्साइड, है ना। यही ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, मरकरी ऑक्साइड। इस एक्सपेरिमेंट को तुम लोग ऐसे समझ सकता है जैसे कॉपर या मिक्स रहे सोना चांदी, 6 महीना में 10 महीना में यदि कोई डुप्लीकेसी होगा उसमें तो वो काला पड़ने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, है ना। रोल गोल वाला कहता है ना लोग, तो काला पड़ता ना अपने से, मतलब वो एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया, रिएक्ट कर गया हवा से, एयर से रिएक्शन हो गया। सोने में नहीं होता, सिल्वर में नहीं होता, यदि वो प्योर है तो उसमें रिएक्शन नहीं होगा। चांदी में कॉपर मिला दिया है, अल्युमिनियम मिला दिया है, देन दे विल रिएक्ट। सोना में ज्यादा अमाउंट में कॉपर मिला हुआ है, जब 18 कैरेट वाला सोना है, 24 कैरेट होता है, लेकिन इम्प्योर है, 18 कैरेट है, 16 कैरेट है, 12 कैरेट वाला है, 2-4 साल में काला पड़ जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ हो रहा था यहाँ पे। तो ये मेटल सब जो है ना, एयर में क्या करता है, आप
रिएक्ट करता है, रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, तो ऑक्साइड ही फॉर्मेशन करता है, तो ब्लैक कलर का ऑक्साइड। जैसे आयरन के बारे में भी आप जानते हैं कि वो धीरे धीरे जंग आ जाता है ना, ब्राउन कलर का रस्ट फॉर्मेशन करता है। लेबोरियर साहब कहे कि हवा में कुछ है, ऐसे नहीं, एयर में कुछ तो है। लेकिन पहला रिएक्शन तुम्हारा केमिस्ट्री का यही था, यही फ्लास्क था, यही बर्नर। लेबोरियर साहब 13 दिन तक इंतजार किए थे इस रिएक्शन का। अब क्या किए, अब एयर को लेके एक इस तरह का, हम लोग हिंदी में अचार बचार बनाते हैं ना, बोजाम शीशा का रहता है, फ्लास्क कहते हैं केमिस्ट्री में। इसमें एक जो है कैंडल जला दी। ये एक्सपेरिमेंट शायद आप लोग पढ़े हो। कैंडल जला दी, कैंडल जला करके इसको बंद कर दिया, कवर कर दिया, लीड को कवर कर दिया। कैंडल कुछ देर तक जला, कैंडल कुछ देर तक जला और फिर इसमें जलना बंद हो गया। लेबोरियर साहब कहते हैं एयर में कुछ है जिसमें एक कंपोनेंट, एक चीज जो है वो कंबसन को सपोर्ट करता है ना, एयर में कुछ है जो कंबसन को सपोर्ट करता है। फिर एक बयाम ही समझो, पॉट जिसको कह सकते हैं, फ्लास्क कह सकते हैं। और इसमें चूहा बनाने नहीं आता हमको, इसमें वो पकड़ के चूहा बंद किए थे, है ना, रैट, और इसको बंद कर दिए, बोले तू रह अब इसी में। अब ये चूहा जो है ना कुछ देर तक जिंदा रहता है, 2-4 घंटा 5 घंटा, साइज पे डिपेंड करेगा इसका, और फिर चूहा मर जाता है। तो क्या कहेगा आदमी, इसके अंदर जो गैस हम था, एटमॉस्फेयर तो था ही इसके अंदर, तो जितना लाइफ को सपोर्ट करने वाला कोई गैस था, जो कि चूहा, जब तक ये गैस था तब तक चूहा बचा, और जैसे ही ये गैस खत्म हो गया तो चूहा मर गया। लेबोरियर साहब एट दैट टाइम ऑक्सीजन नाम नहीं लिए थे, एक्चुअली में नाम बस ये लिए कि एयर में 2 तरह का चीज है, एक ऑक्सीजन मतलब एक कंबसन को सपोर्ट करता है, एक लाइफ को सपोर्ट करता है, और दूसरा कंपोनेंट जो है लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, दूसरा कंपोनेंट जो है लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, कंबसन को सपोर्ट नहीं करता है। तो एक्चुअली में वो एयर को 2 भाग में बांटे थे, और जो वो बांटे थे वो लैटिन भाषा में ही होता था ना सब, तो एक को बांट करके उन्होंने लिख दिया एयर हैज 2 कंपोनेंट, वन इज जोटा, अदर इज एजोटा, जोटा और दूसरा एजोटा। मतलब था लाइफ सपोर्टिंग गैस डज नॉट सपोर्ट लाइफ, ये मतलब नॉट लगा, जो लाइफ को सपोर्ट। फर्दर बाद में इसी जोटा को ऑक्सीजन कहा गया और एजोटा को नाइट्रोजन कहा गया। कार्बन डाइऑक्साइड तो बाद में ढूंढा, है ना, लेकिन ये जोटा और एजोटा से वो ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, और एयर का कंपोजिशन बना कि इसमें ऑक्सीजन गैस होता है और इसमें नाइट्रोजन गैस है। शुद्ध वातावरण के बारे में पहली बार लेबोरियर साहब स्टडी किया, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं या फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। यहीं से ऑक्सीजन नाइट्रोजन की शुरुआत हुई। कभी कभी पढ़ते पढ़ते मन उबता है, बचाए तो पढ़ैया बनाया कौन, तो केमिस्ट्री बनाने वाले भाई साहब ये लेबोरियर साहब कितना मेहनत करके बना है। तो ये पागल टाइप के आदमी होगा ना जी, अभी कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए चूहा बंद करेगा, कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं है करता है।
बना दीजिए जितना फोटो बनाना है, जो समझ में आए लिख दीजिए। ये सब वो बेसिक बात है जिसको जानना चाहिए। और पहला क्लास में आने का फायदा एक्स्ट्रा वाला है ये। चूहा ने लिखिएगा तो रैट लिख दीजिएगा जी। एक्चुअली में रैट मैमल्स होता है, नहीं हम लोग से बहुत मिलता जुलता होता है। तो जितना वैक्सीन का इस्तेमाल करना है साइंटिस्टों को, वो इसी को पकड़ के करता है ना। पहले इसी पर सारा दवाई का एक्सपेरिमेंट हो जाता है, उसके बाद ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल होता है। समझ गए हो आप लोग की क्या बोलना चाह रहे हैं। चूहा कैंडल ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये सब जर्नल में लिखा रहता है कि केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई होगी। एटमॉस्फेयर में सबसे खतरनाक गैस है ऑक्सीजन, उसी के वजह से दुनिया परेशान है। अब आप लोग सोइएगा, देखिए सर तो उल्टा ही बोल रहे हैं, उसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। सर बोल रहे हैं उसी की वजह से दुनिया परेशान है। हमारे बोलने का सेंस ये है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस यदि नहीं होता तो हम लोग का दिन भर जो खाना बनाते हैं फिर शाम में बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है बोलो ना, क्योंकि खराब हो जाता है। यदि ऑक्सीजन नहीं होता तो खराब होता क्या। वो चिप्स देख तो 5 रुपए में 5 चिप्स देता है वो कुरकुरे, और उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन भर दे तो चलेगा क्या, द रेंसिड हो जाएगा। दैट इज रेंसिडिटी ऑफ फूड काउज ड्यू टू ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। अब उसी खाने के चक्कर में लोग कमाने के लिए, कमाने तो फिर पढ़ने के लिए, कौन तबाही का कारण है, ऑक्सीजन। उसके नहीं रहने से तो सब कुछ जैसे एक बार हो जाता था बस हो जाता, वो काहे का जरूरत था फिर शाम में खाना, फिर कल खाना, फिर परसों, तो है ही था। समझ रहे हैं। तो जैसे वो खर्चा करता रहता है ऑक्सीजन, फूड को रेंसिड बना दिया तब फिर शाम में बनाई, इस वजह से बोले। और रोज चूंकि खाना है तो कमाना भी पड़ेगा, कमाना है तो पढ़ना भी पड़ेगा। देखिए सब काम ही उसी से जुड़ गया। लाइफ सपोर्टिंग गैस और डज नॉट सपोर्ट लाइफ, है ना। एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, जोटा है ऑक्सीजन और ये जोटा नाइट्रोजन। लिख देते हैं 2 लाइन। और जितना चीज भी खराब होगा वो यही रिएक्शन होता रहता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन। आपको ना कुछ बुझाए कि ऐसा क्यों हुआ, एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कराया, कोई भी पूछे कभी भी केमिस्ट्री के मतलब हालात पे कि फलना चीज था, उसका ब्लैक कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, बोले ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया होगा। नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं होता। एक्चुअली में नाइट्रोजन इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पर, वो रिएक्ट ही नहीं करता। समझ रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को तो कोई मतलब ही नहीं, हीलियम नहीं है, नार्गन क्रिप्टन तो वैसे ही इनर्ट है।
तो एटमॉस्फेयर में यदि कुछ भी हो रहा है तो वजह कौन बनेगा? ऑक्सीजन। हम लोग की लाइफ भी चल रही है ऑक्सीजन। कहीं आग लग गया, कौन वजह था? ऑक्सीजन। हम लोग जिंदा, उसकी भी वजह ऑक्सीजन है ना। तो यही है, नाइट्रोजन अपना इनर्ट ही रहता है, उसको रिएक्ट कराने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर देंगे तो नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, लेकिन नॉर्मली नहीं करेगा। तो एयर को दो भाग में बांटे थे, जोटा और एजोटा, जोटा और एजोटा। ए मतलब नॉट होता है, आज के बाद जान लेना, बायोलॉजी में ज्यादा इस्तेमाल होता है इस शब्दों का, है ना। सेलुलर, ए सेलुलर, मतलब जो सेल से बना है सेलुलर, जो नहीं बना है उसको ए सेलुलर कहते हैं। वैसे ही है जोटा, फर्दर कॉल्ड एज या फर्दर नोन एज ऑक्सीजन, O2, और एजोटा फर्दर नोन एज ये जोटा। जितना केमिस्ट्री में जितना वो पीरियोडिक टेबल में आप एटम एलिमेंट देखते हो ना, सबको लोग ढूंढा है, सब बनाया नहीं गया है, सब तो यहीं पर प्रेजेंट था। यही वजह से धरती को धरती माता भी कहते हैं। अरे आप कमा के क्या कर लोगे? तो वातावरण को कुछ दे तो नहीं पाओगे, तो नेचर है। धरती में कोई एलिमेंट तो बना के जाना नहीं, इसीलिए वो प्रसिद्ध है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, सब तो यही था। कुछ मिट्टी से ले लिए, कुछ हवा से ले लिए, सब यहीं पर था, जिसको कि हम लोग ने खोजा है ना। पूरा KGF सिनेमा देख लिया होगा, सोना का खान जमीन के अंदर है ना है। कॉपर कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर। आयरन कहाँ मिलेगा? जमीन के अंदर। तो सब कुछ तो यहीं पे। समुद्र में जाएगा, सोडियम मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, और खोजेगा आयोडीन भी मिलेगा, पोटेशियम आयोडाइड, है ना। तो हवा, समुद्र और धरती, ये सब में एलिमेंट जितना खोजा उसी को पीरियडिक टेबल में सजाया गया है ना। तो जोटा किसको बोलेंगे? या ऑक्सीजन, गैस विच सपोर्ट लाइफ, सपोर्ट लाइफ, और गैस विच सपोर्ट कंबसन। गैस which does not support life, gas which does not support combustion। ठीक है। एजोटा काहे के लिए लिखे? फर्दर नोन एज नाइट्रोजन।
ठीक है। एटम किसको कहते हैं, अब बातें वहां से होगा, दो चार डेफिनेशन बताएंगे हम। एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, है ना। दो एक्सपेरिमेंट करके दो बातें निकला, है ना। इसी बात पे इसको ऑक्सीजन कहा गया है, इसको नाइट्रोजन कहा गया। खाना खराब करता है, खाना बचाता है। नहीं, ऑक्सीजन सब खाना को खराब करता है और ये बचाता है। जहां भी कोई गैस कोई फूड पैकेट में भरा मिलेगा वो नाइट्रोजन ही होगा। बड़े हवा में इतना बात कर दिया, यानी केमिस्ट्री इसी से शुरू हुआ था, हवा से ही शुरू हुआ है, एयर से ही सब बात स्टार्ट हुआ। एटम किसको कहते हैं, थोड़ा जान लीजिए। देखो सिंपल है, ए का मतलब तो नॉट ही होता है और टर्म का मतलब क्या होगा, कट। बस इतना से सिंपल बात है। एटम का मतलब नॉट कट, और कुछ नहीं है। एटम तुम्हारे माथा पे भारी पड़ जाता है कि एटम आ गया ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा, नहीं, उसको तो ऐसा कहा गया है कि जिस भी पार्टिकल को आप काट नहीं सकते उसको एटम कहते हैं। अब वो बात पे नहीं जाना है कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एटम के अंदर ही होता है, काट के अलग कर सकते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ऐसे सोचो, जैसे हम लोग के बॉडी में फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का सेल, तो सेल में राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पढ़ा होगा। तो सब मिल के एक यूनिट बन गया, अलग अलग थोड़े पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अलगे, राइबोसोम अलगे, न्यूक्लियस अलग, ऐसा थोड़े पाया जाता है। उस सब मिलके संगठित होता है, तब जाकर के एक सेल बनता है। तो एटम भी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है ना। तो नॉट कट का मतलब वो वाला कटना नहीं है। उसके बाद स्मॉलेस्ट, हाँ, सबस्टांस विच नॉट, हाँ, विच नॉट कट फर्दर, सिंपल, है ना। उसी को कहते हैं एटम। और यूनिट किसको कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट बार बार इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं, तो हम आपको सिखा देते हैं। फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल बात उसको कहते हैं। अब जैसे एक साल पढ़े थे आप, याद कीजिए, ए बी सी, नहीं 26 को लेटर। अब ई कहां से आया, कोई पूछता है क्या। हम तो आज तक सबसे पूछते रहे हैं कि बी ऐसे काहे लिखते हैं, हम ऐसे काहे नहीं लिखते हैं, बी बी है। तो बोलेगा पगला गया है, पूरा का पूरा इंग्लिश ही बदल देगा, है ना। ये कोई ना कोई तो कह दिया कि बी ऐसे होता है, हम लोग लिखते हैं। ये फंडामेंटल कहा जाता है कि जिसका मतलब कि उसके नीचे कुछ होता होता नहीं है ना। किसी ने बना दिया 1 2 4 3 4, 3 के बाद ही 4 आएगा, लाइक दैट, तो ये फंडामेंटल है। ठीक है, तो एटम को भी कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का फंडामेंटल यूनिट कौन है, तो एटम है। जैसे ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बना किस चीज से, बोलेंगे एटम, मतलब एटम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ईटा बोल सकते हैं, ईटा जोड़ जोड़ के बना दिया मकान। तो बोले ईटा का फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो बोले बालू का एक पार्टिकल, है ना, बालू मिट्टी मिला के तो ईटा बना। तो उसी तरह से एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। एटम को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर बोलेंगे।
और लिखेंगे स्मॉलेस्ट सबस्टांस विच नॉट कट फर्दर, जिसको फिर से काटा नहीं जा सके। इसी को थोड़ा और अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो किताब में लिखा रहता है, इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। डिविजिबल है मतलब काटा जा सके, इनडिजिबल जो नहीं काटा जा सके, है ना, जो काटा नहीं जा सके, इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। हम तो इसके नामे से डिफिनेशन खोज दिए। ये मतलब नॉट, तो मतलब कट, है ना, विच नॉट कट कॉल्ड दैट। कोई भी मैटर का शुरुआत एटम से होता है ना। अब ऐसा नहीं है कि बालू है तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, बालू तो मॉलिक्यूल है। सिलिकॉन ऑक्साइड फॉर्मूला होता है बालू का। पत्थर है तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो हर का फॉर्मूला होता है। आप जान रहे चाहे नहीं जान रहे होते, कुछ कंपाउंड कुछ सब्सटेंस मिक्सचर के फॉर्म में भी पाया जाता है, वो मैटर के क्लासिफिकेशन में देखेंगे हम लोग, है ना। तो समझ गया एटम किसको कहते हैं। अब बात आया एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। इट मे बी कि आप लोग की जानकारी हो ये सब की, लेकिन हम अपने हिसाब से आपको सिखाना चाह रहे हैं, बस इतना सा बात है ना। अब ये तो किताबी बात था, ये तो रटने का है ही था ना, हमने बस इसमें ऐड कर दिया है नॉट नॉट, है ना। एलिमेंट, एलिमेंट एक्चुअली में एटम से ही बनता है, प्योर सबस्टेंस कहलाता है। एलिमेंट को हम लोग प्योर सबस्टेंस कहते हैं, विच कंसिस्ट फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम, है ना। प्योर सबस्टेंस विच कंसिस्ट फ्रॉम, बोलो बोलो, सेम टाइप ऑफ एटम कॉल्ड एज एलिमेंट, है ना। जैसे सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट कहने का मतलब कि ये बना हुआ होगा सिर्फ सोडियम एटम से, इसमें और कोई एटम्स नहीं होगा, बस इतना सब बात। प्योर सबस्टेंस which consist from same type of atom, pure substance which consists from same type of atom called element। फिर आइसोटोप वगैरह डिस्कवर भी हुआ था, तो सेम टाइप के बजाय वो हो गया कि एटम तो एक ही है, कार्बन नहीं, इसे 12 मास वाला भी होता है, 14 मास वाला भी होता है ना। तो फिर वो बात की बात है, लेकिन इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, प्योर सबस्टांस विच कंसिस्ट फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम। यानी एलिमेंट बनने का जो फंडामेंटल यूनिट हुआ वो एटम ही हुआ, ठीक है। अब मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, बढ़िया है, लिखे हो, लिखो।
मॉलिकल, मॉलिक्यूल, मॉलिकल कुछ बोल सकते हैं, है ना, कुछ लोग मॉलिक्यूल वही बोलते हैं। मॉलिकल एक्चुअली में एटम से मिल के बना हुआ सबस्टांस है, मैटर या सबस्टांस विच कंसिस्ट फ्रॉम सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। लेकिन दो गो एटम होगा, एक एटम नहीं होगा, दो एटम होगा। जैसे ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों मिला दें तो O2 बन जाता है, तो O2 इज मॉलिकल। ऐसे मॉलिकल को होमोएटॉमिक मॉलिकल कहते हैं। और एक हाइड्रोजन पकड़ के ले आए, एक ऑक्सीजन पकड़ के ले आए, H2O बना दिए, ये भी मॉलिकल। इसको हेट्रोएटॉमिक मॉलिकल कहते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में एक्चुअली में ये सबको फर्दर कंपाउंड कहा जाता है, कंपाउंड्स। और कंपाउंड का फंडामेंटल यूनिट होता है मॉलिकल। कंपाउंड का फंडामेंटल यूनिट मॉलिकल। कंपाउंड किस चीज से बना हुआ है यदि कहेंगे तो नाम लेंगे मॉलिकल से। एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है? एटम से। यही डिफरेंसेस है ना। तो मॉलिकल को कहेंगे फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंपाउंड, है ना। और मॉलिकल को डिफाइन करेंगे, सबस्टांस तो प्योर ही है, प्योर सबस्टांस which consists from two or more than two, two or more than two same or different type of atom। known as molecule। मॉलिकल क्या होता है भैया? तो प्योर सबस्टांस है विच कंसिस्ट फ्रॉम टू और मोर देन टू, है ना। दो बार है बातें, टू और मोर देन टू, साथ में सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। सेम भी हो सकता है एटम्स, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम एटम हुआ तो मॉलिकल को कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिकल। और यदि डिफरेंट एटम से बना हुआ तो कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिकल। समझते हो? हमको केमिस्ट्री में तुम लोग क्या पढ़े ना 10वीं तक, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। हम अपना अपने से शुरू रहते हैं पूरा केमिस्ट्री। पहले अब क्या पढ़े थे नहीं पढ़े थे, शुरू करके पूरा पढ़ लीजिए। कुछ कुछ का जरूरत पड़ेगा, यदि थोड़ा बहुत याद आता होगा तो सपोर्ट मिलेगा, नहीं याद आता है तो सीख लीजिए, यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। है ना। कंपाउंड और मॉलिक्यूल क्लियर है? अरे बहुत सारा बच्चा मिलता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल किसको कहते हैं पता नहीं चल रहा सर।
O2 कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल, ऐसे भी सवाल पूछता लोग। अरे जितना कंपाउंड होगा सब तो मॉलिक्यूल ही से बना है, तो सवाल ही ठीक नहीं है? अब सोडियम एलिमेंट है कि एटम, तो भाई सोडियम एलिमेंट है जो कि एटम, सोडियम एटम से ही बना है ना, सवाल तो ये है। तो मॉलिक्यूल कितने तरह का? मॉलिक्यूल दो तरह का। वन इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, अदर इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब सेम होता है, होमो का मतलब सेम होता है। मॉलिक्यूल which consist from same type of atom known as homoatomic molecule। which consist from different type of atom known as heteroatomic molecule। जो मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा उसको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बना होगा। अब ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के कुछ एग्जाम्पल्स देना है, तो क्या तुम लोग को एक एग्जाम्पल पता है? CH4, H2, NH3, क्या C6H12O6, C12H22O11। हाँ बिल्कुल, CO2। क्या नामो लिख दें? अभी तो ढेर सारा मॉलिक्यूल ही तो मिलते रहेगा। मीथेन, वाटर, अमोनिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एक्चुअली में तीन टाइप का होता है, जितना याद आए उसमें जोड़ते चले जाओ। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल O2, N2, F2, Cl2, P4, S8, है ना, ये सब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, तो O2 बोलेंगे। अब पूछने के लिए तो पूछेगा ही लोग ना भाई, सोडियम आइटम है कि मॉलिक्यूल है? क्या बोलिएगा? सोडियम मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल तो दो एटम से बनेगा नहीं। मॉलिक्यूल के डिफिनीशन में अभी तो लिखे ना हम लोग कि सबस्टांस विच कंसिस्ट ऑफ
मिनिमम 2 सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। तो सोडियम मॉलिक्यूल है कि क्या पूछे थे, एलिमेंट है, एलिमेंट है। सोडियम एटम है कि मॉलिक्यूल है, तब क्या बोलिएगा, एटम है ना। एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल है, क्या बोलिएगा, एलिमेंट। एलिमेंट है कि कंपाउंड है, एलिमेंट है ना। लेकिन O2 एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बोलिएगा, है ना। केवल ऑक्सीजन एलिमेंट है, और इसका जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो ऑक्सीजन एटम है ना। तो पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अभी 112-13 एलिमेंट डिस्कवर्ड है। ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्चुअली में 3 टाइप का होता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल 3 टाइप का होता है। लिख लिया था ना सब, हाँ तो बोलेगा ना कि रुकिए सर। नेक्स्ट कहाँ चला गया, लिखे तो थे, हाँ लिख लिया ना अब। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल 3 तरह का होता है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ये सब जो इनर्ट गैस है ना, देखो देखो एक जगह पे कंफ्यूजन है, यही एक जगह है जहां पे कंफ्यूजन होता है। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पूछेगा ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जो एक ही एटम से बना है। पहले तो बोलना है भाई तो बातें गलत है, मॉलिक्यूल बोल रहे हो तो 2 एटम से बनेगा। लेकिन क्या ऐसा भी होता है क्या कि एक कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक ही एटम से बना है? बोलेंगे हाँ, इनर्ट गैस होता है, क्योंकि वो तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो 2 एटम मिलेगा कैसे, है ना। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 एटम मिला होगा तब ना O2 बना होगा, दे विल रिएक्ट। लेकिन हीलियम तो रिएक्ट ही नहीं करता, He2 कैसे बनाएगा, है ना। तो पूरा केमिस्ट्री का एक्सेप्शंस में जाता है कि एलिमेंट है, रिएक्शन में भाग ही नहीं लेता, कोई कंपाउंड ही नहीं बनाया आज तक, इससे कुछ बनेगा मैटर, ऐसा भी नहीं है, ये कोई मैटर नहीं बनाता, है ना। कौन सा एटम है जो किसी भी मैटर का फंडामेंटल यूनिट नहीं है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, है ना। तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एक सेपरेट करके रखा हुआ है। लोग इसको एक्सेप्शंस कह करके भी बताते हैं कि मॉलिक्यूल 2 एटम से बनता है, एक्सेप्ट
हीलियम नहीं है, नार्गन, क्रिप्टन। अब इसको मॉलिकल भी बोल लो, एटम भी बोल लो, कुछ नहीं जाता है। मोनो एटॉमिक कहने का मतलब है मॉलिकल विच कंसिस्ट फ्रॉम, अरे मोनो मतलब नहीं जानता तुम लोग, हिंदी में लिख लेते। एक, डाई मतलब दो, और पॉली मतलब मोर देन टू, मोर देन टू। डायटोमिक मॉलिकल से डिफिनेशन भी लिख दे, मॉलिकल विच कंसिस्ट फ्रॉम, मॉलिकल विच कंसिस्ट फ्रॉम only one atom। डायटोमिक H2 N2 O2 F2 Cl2 Br2। molecule which consist from two atom, two same atom। known as diatomic molecule। और molecule which consists from more than two atom, polyatomic। molecule which consists from more than two atom, known as polyatomic molecule। एग्जाम्पल, ओजोन का नाम सुना है? ओजोन में तीन वो एटम होता है एक मॉलिक्यूल में, P4 फास्फोरस, और 10वां पढ़ते पढ़ते तुम लोग देखा होगा एसेट सल्फर, है ना। P4 को हम लोग टेट्रा एटॉमिक भी कह सकते हैं, लेकिन ये आता है पॉलीएटॉमिक। ट्राइटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ऑक्टाएटॉमिक। कोई दिक्कत है समझने में? मोनो एटॉमिक,
डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। एक बात आएगा चलते चलते, एटॉमिसिटी बोला जाता है, बराबर 1, है ना। एक मॉलिक्यूल को बनाने में जितना एटम लगेगा उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो एटॉमिसिटी बराबर 1, इसकी एटॉमिसिटी 2 और इसकी एटॉमिसिटी मोर देन 2। क्लियर हुआ? क्लियर क्या क्या किए? एटम का डिफिनेशन, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूल में होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, होमोएटॉमिक में 3 टाइप, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में ही आएगा ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ऑक्टाएटॉमिक। माना इस सबको कलेक्टिवली हम लोग पॉलीएटॉमिक ही कहते हैं, है ना। कोई ट्राइएटॉमिक या टेट्राएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है मतलब वो पॉलीएटॉमिक है। लिख दिए? अब आपको हम सिर्फ बताने वाले हैं कि कैसे एटम मैटर बना देता है। हम तो कहते हैं आपको भी एटम ही बनाया है ना। हम भी बने हुए एटम से ही हैं। अब बताते हैं कि कौन कौन मॉलिक्यूल से बने हुए हैं हम लोग। कोई बताएंगे आप लोग कि कौन कौन से मॉलिक्यूल से हम लोग बने हुए हैं? और सब जानते हैं, सिर्फ जैसे हम पूछ रहे होंगे वैसे नहीं जानते होंगे, लेकिन जान तो सब रहे। ठीक है, अब देखो एटम, शुरुआत हुआ कहानी एटम से। इससे पहले तो कुछ नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलग अलग कोई मतलब ही नहीं है। तो एटम सबसे पहला, एटम ही मिलके बनाया है मॉलिक्यूल। 2 गो मिले, 5 गो मिले, 10 गो मिले। मॉलिक्यूल से अब हम दो तरह का चीज बता रहे हैं। एक वो बता रहे हैं लिविंग मॉलिक्यूल यानी लिविंग कंपाउंड। मॉलिक्यूल से बना कंपाउंड, मॉलिक्यूल से बना कंपाउंड, और एक नॉन लिविंग कंपाउंड हम बताना चाह रहे हैं आपको, मतलब थोड़े बायोलॉजी की तरफ। और एक लिविंग कंपाउंड यानी कंपाउंड इन लिविंग वर्ल्ड, कंपाउंड इन लिविंग वर्ल्ड।
देखो ना दिक्कत क्या है, एटम, एटम से क्या बना, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना एक नॉन लिविंग कंपाउंड और एक लिविंग कंपाउंड। ये लिविंग कंपाउंड ही सेल बनाया, और सेल टिश्यू बनाया नहीं, और टिश्यू ऑर्गेन बनाया, ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम बनाया, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, 10-11 को सिस्टम मिल के मोटे मोटे तौर पे ऑर्गेन सिस्टम मिल के क्या बना दिया, ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो हम ऑर्गेनिज्म ही है ना, हम लोग किस में आते हैं, ऑर्गेनिज्म में आते हैं या नहीं आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? इंडिविजुअल एटम से बना ऑर्गेनिज्म, है ना, यहाँ हम भी आते हैं, ऑर्गेनिज्म तुम भी हो, हम भी हैं, ये बताना चाह रहे हैं। कौन सा वो कंपाउंड है जो लिविंग बीइंग के अंदर आता है? ये लिविंग कंपाउंड भी आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी से न बनाए सेल, सेल ही ने बनाया। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, बात खत्म। इसी से तो बना सेल, और सेल से ही बना टिश्यू। अब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी है। आरएनए, डीएनए में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये प्रिंसिपल एलिमेंट है बॉडी का। क्या यही सब अरेंज कर कर करके एटम से बना ऑर्गेनिज्म। और एक तरफ नॉन लिविंग कंपाउंड है, ईटा, मिट्टी, पत्थर, बालू, बोर्ड, प्लास्टिक, सभी से बना। तो पूरा मैटर, पूरा दुनिया ही देख लीजिए यहीं पे। और पूरी दुनिया को बनाने के लिए कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल है? एटम, है ना। हाथ में पेन पकड़े हुए कार्बन ही होगा किसी न किसी फॉर्म में। पॉलीथीन का फॉर्मूला भी आप लोग जान ही रहे, CH2 का होल एन करते हैं नहीं। तो जितना भी नॉन लिविंग मैटर देख रहे हैं, कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपाउंड ही है। चलिए उतार दीजिए, बात को ओवर करते हैं, है ना। पहला क्लास में ये सब ठीक है। अगला 2-3 क्लास अभी आपको हम 10 से, मतलब कि जितना पहले पढ़े उससे 11th में ही लाएंगे। पहला चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आ ही गया, से ही शुरू हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन शुरुआत से ही बताएं।